कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने आपको गाका का जो अपडेटेड सर्कुलर है उसके बारे में बताया था। उससे रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और साथ ही मुंबई कौंसलेट ने अपना ईद हॉलीडे का जो सर्कुलर है वो भी पब्लिश करा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और मेरे अपने कुछ एनालिसिस है उस गाका के सर्कुलर को लेके कि क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, पहले मैं आपको बताता हूँ एक जो मेजर और क्रिटिकल कंसर्न था सारे लोगों का कि क्या ये सर्कुलर वैलिड है, क्योंकि ये सर्कुलर कहीं पे भी गाका के ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं है, कहीं भी ऐसे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में इसको पब्लिश नहीं किया गया है। ओके, तो इस चीज़ को मैंने वेरीफाई करा, मैंने खुद गाका के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करा और इसको वैलिडेट करा कि क्या ये सर्कुलर वैलिड है। उन्होंने कहा हाँ वैलिड है। मैंने बताया कि क्या इस सर्कुलर का रेफरेंस नंबर ये है, तो उन्होंने बताया ये है। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी बताया अपने आप से कि ये 1 मई से इफेक्टिव होगा। तो ये मान के चलिए कि ये सर्कुलर वैलिड है। जब भी इस तरह का सर्कुलर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं बस, और इस चीज़ को डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये गलत है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम फेक हो, ये सारे लोग बोलने लगते हैं। लेकिन आप भी अपने तरह से प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, उनके ऑफिस जाइए या फिर उनका जो कॉल सेंटर है उनमें कॉल कीजिए, उनको ईमेल कीजिए, उनसे वैलिडेट कीजिए, ताकि आपको भी जो सोशल मीडिया में जो लोग बताते हैं कई बार गलत भी होते हैं, कई बार सही भी होते हैं, तो अपने आप से आप उसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर वैलिड है और ये सर्कुलर 1 मई से इफेक्टिव होगा। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इस सर्कुलर के बारे में, एक वीडियो जो मैंने कल पब्लिश करा था वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख लीजिएगा। अब आप लोगों के जो सवाल हैं इस सर्कुलर से रिलेटेड उसके बारे में बताता हूँ। ये सर्कुलर 1 मई से इफेक्टिव होगा, तो उससे पहले जिनके भी पासपोर्ट में वीज़ा स्टिकर लगा हुआ है और वो 1 मई से पहले ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कोई वो A4 सीट वाला जो वीज़ा है वो नहीं मिलेगा या फिर उनको चाहिए ही नहीं। ओके, अब जो वीज़ा स्टिकर पासपोर्ट में लगेंगे, मुझे लगता है कि 30 अप्रैल तक जो भी वीज़ा इशू होंगे उनके पासपोर्ट में वो स्टिकर लगेगा, क्योंकि क्या पता वो 30 तारीख को ट्रैवल करने वाले होंगे, तो इसीलिए 30 तारीख तक आपके पासपोर्ट में स्टिकर लग सकते हैं। इसके बाद जो वीज़ा इशू होगा उनके पासपोर्ट में स्टिकर नहीं लगेगा, उनको एक A4 सीट का पेपर दे दिया जाएगा जिसमें उनके वीज़ा के डिटेल्स होंगे, QR कोड्स होंगे। अब मान लीजिए वो लोग जिनका वीज़ा 15 मार्च में ही पासपोर्ट में लग गया था, वो क्या करेंगे, और वो मान लीजिए 5 मई या 10 मई को ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपना ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि मुझे वो A4 सीट वाला वीज़ा दो ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं, मैं 1 मई से ट्रैवल कर रहा हूं या उसके बाद ट्रैवल कर रहा हूं। ओके, तो ये उन लोगों के लिए था जो वीज़ा स्टिकर का जिनका कन्फ्यूजन था। अब कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड कि क्या कौन कौन से वीज़ा कैटेगरी इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग ऐसा जरूर होंगे जो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं और वही सवाल पूछेंगे। ये जो सर्कुलर है सिर्फ जो वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा और रेसिडेंट वीज़ा, इन 3 कैटेगरी के लिए ही एप्लीकेबल है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बिजनेस वीज़ा के लिए नहीं है, और जो भी वीज़ा कैटेगरी होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें रेसिडेंट वीज़ा में कौन कौन से कैटेगरी होंगे, जो भी वीज़ा कैटेगरी जो आप इंडिया से सऊदी आएंगे और सऊदी आने के बाद यहाँ पे इकामा बनेगा वो रेसिडेंट कैटेगरी वाले हैं। ओके, अब विजिट वीज़ा में जैसे कि फैमिली विजिट वीज़ा हो गया, चाहे वो मल्टीपल हो, सिंगल हो, जो भी एंट्री हो, जितने भी विजिट वीज़ा हैं वो हो गया आपका इस कैटेगरी में शामिल। तो ये बहुत ही क्लियर है। ओके, तो वीडियो को हमेशा आप लोग कंप्लीट देखिए, ये आपको ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो मैंने एनालाइज करा है। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होगा इस प्रोसेस को लागू करने के बाद कि जिनका पासपोर्ट ECR वाला है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला,
ओके, जिनका वीज़ा स्टम्प होने के बाद उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस होता है, उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कई ट्रैवल एजेंसी वाले शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं। वो इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं करवाते हैं, वो क्या करते हैं, आपको वाया दुबई होते हुए भेज देंगे सऊदी अरेबिया, और यहाँ में आके आपको पता ही नहीं है, कुछ और काम के लिए वहाँ बोला गया था, यहाँ कुछ और काम के लिए आपको लगा दिया जाता है। तो ये इमिग्रेशन क्लियरेंस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। उसमें वो क्या करते थे कि जो स्टिकर है उसको निकाल देते थे और वाया दूसरे कंट्री से उनको भेज देते थे, और उस कंट्री में जैसे मान लीजिए दुबई से ट्रैवल कर रहे तो वहाँ चिपका देते थे। अब उनके लिए तो और आसान हो गया, पासपोर्ट में वीज़ा स्टिकर ही नहीं है, ना निकालने का झमेला ना लगाने का झमेला। तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ओके, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। ओके, क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कॉस्ट सेविंग हो सकता है, टाइम सेविंग हो सकता है, क्योंकि वो जो स्टिकर प्रिंट करने में डेफिनेटली एक ह्यूज मैन पावर लगता होगा, टाइम लगता होगा, मशीनरीज लगता होगा, तो वो कॉस्ट से बचा जा सकता है। ओके, और एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि वीज़ा का जो स्टिकर पासपोर्ट में नहीं होने का, जब स्टिकर लगता था तो वो पासपोर्ट में ही चिपका रहता था। जब भी कहीं आप ट्रैवल करते थे कोई दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर कहीं पे भी किसी कंट्री में आप अगर पीआर के लिए अप्लाई करते थे, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको वीज़ा डिटेल्स या फिर ट्रैवल हिस्ट्री देना पड़ता है, वहाँ पे आप सीधा उसको प्रिंट करके दे सकते थे। अब ये एक पेपर होगा, पता नहीं गुम जाएगा, कहाँ चला जाएगा, तो वो एक इशू हो सकता है। अब एक क्वेश्चन इसमें मेरे लिए भी ये है कि ये जो वीज़ा स्टिकर वाला वीज़ा है उसको हटाने का कारण क्या हो सकता है। एक ही कारण समझ में आ रहा है कि अभी जो वीज़ा स्टिकर का शॉर्टेज था वहाँ पे, और उनके पास बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेंट्स थे होंगे, तो टाइम और कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये एक प्रोसेस निकाला होगा। तो क्या ये परमानेंट प्रोसेस है या फिर ये शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी प्रोसेस है, ये पता नहीं। ओके, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें डिफरेंस अगर बात करेंगे तो आप ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो वीज़ा आपके पासपोर्ट में लगा रहता था वही इंफॉर्मेशन एक सेपरेट पेज के फॉर्म में रहेगा। ओके, इतना ही डिफरेंस है। तो ये था गाका का सर्कुलर, उसके बारे में डिटेल्स। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मुंबई कॉन्सुलेट का जो ईद हॉलीडे का शेड्यूल है। मुंबई कॉन्सुलेट 24 अप्रैल को बंद होगा 26 अप्रैल तक, और 27 अप्रैल को अपना ऑफिस स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये मान के चलिए कि 27 से फिर से वीज़ा स्टैंपिंग प्रोसेसिंग शुरू होगा। और जिन लोगों को वीएफएस के बारे में भी सवाल है कि वीएफएस के थ्रू प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने सारे वीएफएस को कांटेक्ट करा, उनसे वैलिड रिटन ईमेल लिया है, और उन्होंने ये कंफर्म करा है कि अभी बस टूरिस्ट वीज़ा ही प्रोसेस हो रहा है। बाकी जो वीज़ा कैटेगरीज हैं वो प्रोसेस होंगे 20 तारीख से। 20 तारीख से वो प्रोसेस होंगे, ये उनके ईमेल्स में है, लेकिन बहुत सारे डिटेल्स उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो वीएफएस का अपडेटेड स्टेटस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।